बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज की खबर की शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले पूर्णिया से। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बिश्नोई गैंग को चेतावनी देने के बाद अब मुंबई जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दूं कि इसकी सूचना खुद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दी है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही मुंबई में बाबा सिद्दीकी की जान मार दी गई थी। हालांकि पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में मुंबई जाने का कारण नहीं बताया, लेकिन चेतावनी देते हुए लिखा कि आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताएंगे। सांसद पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि देखिए, मैं किसी ट्रोलर को जवाब नहीं देता हूँ, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूँ। जब बिहार में 100 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मारे गए हैं, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, मीडिया खामोश है, तो फिर मैं भी उन पर बात ना करके अपराधियों पर चर्चा करता। आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताएंगे। इस पोस्ट के जरिए इशारों में सांसद पप्पू यादव ने बहुत कुछ कह दिया है। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में जिक्र किया है कि उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि मुंबई जाने और फिर ट्रोल करने का क्या कनेक्शन है। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर के सवाल किया गया था। उस पर पप्पू यादव जवाब देने की जगह पत्रकार पर ही भड़क गए थे। दोस्तों बीजेपी नेता गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए हैं। गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा के जरिए एक तरफ जहां हिंदुओं को संगठित रहने का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुसलमानों पर भी खुल करके बयान दे रहे हैं। सभी को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह मुसलमानों की बढ़ती आबादी का मुद्दा उठा रहे हैं। यह इसके लिए पड़ोसी मुल्कों के घुसपैठ की वजह बता रहे हैं। वहीं पर इस यात्रा के बीच गिरिराज सिंह से मिलने कुछ मुस्लिम युवक आए, जिसके बारे में खुद गिरिराज सिंह ने बताया है। जब गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत भागलपुर जिले से की, उसके बाद उनकी यात्रा केवल उन जिलों में है जिन्हें सीमांचल क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। गिरिराज सिंह ने बताया है कि कटिहार में कुछ मुस्लिम युवक उनसे मिलने आए थे। जहाँ बताया कि उन युवकों ने गिरिराज सिंह से कहा कि यहाँ के देसी मुसलमान है। जहाँ उन युवकों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बताया है कि जिस समस्या से यहाँ के हिंदू समाज जूझ रहे हैं, उसी तरीके की समस्या से वे लोग भी जूझते हैं, जब उनकी भी जमीन घटती जा रही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदू समाज ऐसे देसी मुसलमानों के साथ लेकर के चले, आपस में एकजुट होकर के रहें, तभी सुरक्षित रह सकते हैं। गौरतलब है कि गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सीमांचल में उठाते रहे हैं। जब उन्होंने कटिहार में कहा कि कटिहार को बांग्लादेश से बनाने की साजिश चल रही है। तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप उन नेताओं पर गिरिराज सिंह लगा रहे हैं जो उनकी इस यात्रा का विरोध करके सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज कई बार सुर्खियों में रहा है। कभी वे अपने सहयोगी मंत्रियों का सिर आपस में टकरा लेते हैं, तो कभी किसी ठेकेदार के आगे हाथ जोड़ते हुए भी देख जाते हैं। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने अपना ये अंदाज फिर दिखाया है। आज पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हुए नजर आए। जब उनका ये तरीका अब चर्चा में आ गया है, क्योंकि 12 सेकंड के भीतर उन्होंने 2 बार अधिकारियों के आगे हाथ जोड़े और बिहार के डीजीपी आलोक राज से इस मामले को लेकर के सहमति भी ली। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में 1239 नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने राजद के शासन पर सवाल निशाना साधा है। सीएम नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान बिहार के डीजीपी आलोक राज भी मौके पर उपस्थित थे, तो फिर सीएम नीतीश कुमार ने उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जिस पर उनको सहमति में सिर हिलाना पड़ा और फिर माइक से अनाउंसमेंट भी करना पड़ा। अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले क्या था, हम लोग 2005 के नवंबर से लगातार काम कर रहे हैं, बीच में 9 महीने के लिए छोड़ दिए थे। जब पहले क्या था, पुलिस बल की संख्या मात्र 42,000 थी, उसके बाद से लगातार बहाली की गई, जहां अब 1,10,000 पुलिस बल की संख्या हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि 2013 में मैंने महिलाओं को 35% आरक्षण की शुरुआत की। आज देखिए कितना अच्छा लगता है, जो पुलिस में काफी महिलाएं आ गई है, जब बिहार के अलावा किसी राज्य में इतनी महिला पुलिस की संख्या नहीं है। दोस्तों बिहार की एक महिला टीचर पर एक्शन हुआ है। दरअसल बात यह है कि आरोप है कि इस महिला टीचर ने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक वाक्य ट्रांसलेट करने के लिए दिया। इसके बाद से हंगामा मच गया, जहां टीचर को हटाने की मांग की जा रही है। मामला बिहार के गोपालगंज जिले का है। यहाँ पर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जैतपुर रुद्रपुर की बीपीएससी शिक्षिका द्वारा क्लास में छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टॉक्स दिए जाने का मामला गरमा दिया गया है। जहाँ अभिभावकों से शिकायत पत्र मिलने के बाद बीओ लखेंद्र दास ने संबंधित शिक्षिका
से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं पर इस मामले को लेकर के अभिभावकों के साथ साथ स्थानीय लोगों में उस शिक्षिका के प्रति आक्रोश व्यक्त है। ग्रामीण महिला टीचर को विद्यालय से हटाने की मांग कर रहे हैं। जब बताया जाता है कि इस विद्यालय की बीपीएससी शिक्षिका सुल्ताना खातून बीते 5 अक्टूबर को अंग्रेजी का क्लास ले रही थी। इसी दौरान छात्रों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक आपत्तिजनक वाक्य दे दिया। जब छात्र ये सुनकर के असहज महसूस करने लगे, बाद में घर जाकर के अपने अभिभावकों को पूरी बात बताई। इसके बाद क्या था, फिर अभिभावकों ने इसकी लिखित शिकायत लेकर के थाना स्थानीय बीओ को दी। मामले को लेकर के लोगों ने शिक्षा विभाग से कार्रवाई करने की मांग की है। बीओ ने कहा कि पढ़ाने के क्रम में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना एक लोक सेवक को शोभा नहीं देता है, इसलिए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के क्रम में अररिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक होटल परिसर में सभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों से कहा कि हमें डराते डराते तुम भी कल डरोगे। उन्होंने अररिया के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आप अपनी जमीन अब कभी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को नहीं बेचें, वे ज्यादा कीमत दे तो भी नहीं दें। जब उन्होंने हिंदुओं से कहा कि आप सचेत रहें, संगठित रहें, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी हिंदुओं के भी बड़े बड़े घर और महल थे, अब न उनका घर बचा और न ही महल बचा है, मंदिर और न ही बेटी बची है। कभी उसकी चिंता की है? जब तुम इकट्ठे नहीं हुए तो फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या तुम्हारे धन और फिर धर्म पर कब्जा कर लेंगे। इकट्ठा रहोगे तो बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। शपथ लो कि हमारे हिंदू भाई बहन पर कोई भी आंच आएगा तो सभी लोग इकट्ठा होकर के उसकी मदद करेंगे। दोस्तों, बिहार में फिर से एक बार बारिश का दौर शुरू होने वाला है। पटना मौसम विभाग ने अपने अपडेट में बताया है कि आने वाले दिनों में बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिस वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। अभी से ही सुबह और शाम बिहार के कई जिलों में कुहासा देखा जा रहा है। लोगों ने पंखा और एसी का उपयोग करना कम कर दिया है। ऐसे में 23 अक्टूबर के बाद तापमान में गिरावट आने के बाद लोगों को रजाई और कंबल की जरूरत पड़ेगी। जब पटना मौसम विभाग के वैज्ञानिक एसके पटेल ने ताजे अपडेट में बताया है कि फिलहाल बिहार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने 22 अक्टूबर के बाद से हवा की गति में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ सकता है। एसके पटेल ने आगे बताया है कि इसी दिन से राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जो तापमान को नीचे लाने का कारण बनेगी। मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पटना मौसम विभाग के वैज्ञानिक एसके पटेल के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग और फिर पश्चिमी मध्य भाग के आसपास समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती परिसंरचना बनी हुई है, जिसका झुकाव साउथ वेस्ट की ओर है। इस वजह से इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। 23 अक्टूबर को बारिश शुरू होते ही तापमान में कमी होते ही ठंड में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान बिहार के अधिकांश जिलों में हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। दोस्तों, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब ऑनलाइन उपस्थिति पर वेतन मिलेगा। ये व्यवस्था अक्टूबर के वेतन भुगतान से शुरू होगी। शिक्षकों के वेतन विपत्र शिक्षा कोष पर उपस्थिति के आधार पर बनेगा। जब मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि इसके पहले बीते 25 जून से ही प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति प्रतिदिन बनाने का निर्देश दिया गया था। शिक्षा विभाग के मुताबिक ऑनलाइन उपस्थिति के लिए ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर स्कूल एडमिशन नामक एक नया विकल्प भी दिया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा भी विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। जहां इस नए विकल्प के बाद 1 अक्टूबर से प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करते हुए उसे वेतन से जोड़ दिया गया है। इससे संबंधित जिला शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बीते 27 अगस्त को ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। इसको देखते हुए अब वर्तमान अक्टूबर के वेतन से प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाना है। बिहार में पैक्स चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पहले चरण का मतदान 26 नवंबर और अंतिम चरण का मतदान 3 दिसंबर को होगा। जहां राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इस बार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपराह्न 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतगणना मतदान के दिन या फिर अगले दिन होगी। 11 जिले में 4, 5 जिले में 3 और फिर बचे हुए 5 जिले में 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। प्रथम चरण में 1608, दूसरे में 740, तीसरे में 1600
1659, चौथे में 1137, पांचवे में 1278 पैक्सों में चुनाव कराए जाएंगे। पैक्स चुनाव के लिए मतदान 5 राज्यों में 26 नवंबर, 27 नवंबर, 29 नवंबर, 1 दिसंबर और 3 दिसंबर को होंगे। जब पहले चरण के लिए नामांकन 11 से 13 नवंबर तक, दूसरे चरण के लिए 13 से 16 नवंबर तक, तीसरे चरण के लिए 16 से 18 नवंबर तक, चौथे चरण के लिए 17 से 18 नवंबर तक और पांचवें चरण के लिए 19 से 21 नवंबर तक किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार अक्सर अपने अजीबोगरीब कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर से बिहार के बेगूसराय से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर नीतीश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सदर अस्पताल में सर्जिकल टोपी की जगह शू वाला पॉलिथीन पहना दिया गया। सदर अस्पताल के दौरे के दौरान डॉक्टरों और नर्सों ने उन्हें जूते के कवर को हेड कवर बना करके सिर पर पहना दिया। जहाँ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ हुई ये बड़ी लापरवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। मंगल पांडे के सिर पर जूते के कवर वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जम करके आग की तरह फैल गई है। अब इस पर यूजर्स कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। कई लोगों ने इस घटना को शर्मनाक बताया है, जो कुछ लोगों ने इसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का उदाहरण बताया है। सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया है कि आखिर ऐसा मजाक किसने किया, सिर ढकने के लिए जूते के कवर को ही पहना दिया गया। आपको बता दूं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इन दिनों काफी एक्टिव है। उन्होंने तमाम सदर अस्पतालों को मरीजों के लिए सुविधाजनक बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। जब भीषण गर्मी के दौरान उन्होंने अस्पतालों को निर्देश दिया था कि अस्पतालों में कम से कम 300 प्रकार की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वे स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक भी करते हैं। दोस्तों, सक्षमता पास शिक्षकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटन होगा। यह सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक के साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से नियुक्त अध्यापकों का भी हस्तांतरण होगा। शिक्षकों का विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा। इसके लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। जब बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों का भी हस्तांतरण होगा, इसके लिए उन शिक्षकों को आवेदन देना होगा। यह नई नीति के तहत भी पहली सक्षमता परीक्षा पास 8000 से अधिक शिक्षकों का पदस्थापन भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होगा। दोस्तों, बिहार में युवाओं को बड़े पैमाने पर दीपावली के पहले नौकरी मिलनी है। जहां नव नियुक्त अवर निरीक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी विभागों में जितने भी पद खाली हैं, उन्हें भरने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम चल रहा है। जहाँ अब तक 2,20,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजी जा चुकी है। मुख्य सचिव ने नव नियुक्त अवर निरीक्षकों को कहा है कि वे ट्रेनिंग को पूरी गंभीरता से ले, टेक्नोलॉजी की जानकारी को आत्मसात करें, साइबर क्राइम आने वाले समय की चुनौतियों के रूप में इससे मुकाबला को तैयार रहें। दोस्तों, अब बिहार के स्कूलों में कुपोषित बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिए जाने का शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है। इसके तहत स्कूलों में कुपोषित बच्चों की पहचान करने की जिम्मेदारी क्लास टीचर को दी गई है। क्लास टीचर अपने कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों में से कुपोषित बच्चों की पहचान करेंगे। इतना ही नहीं, इन शिक्षकों को ऐसे बच्चों के नाश्ता और फिर भोजन आदि का भी ब्यौरा रखना होगा कि छात्र क्या नाश्ता करके स्कूल आया है और स्कूल में उसे मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं। इसके साथ ही शिक्षक ऐसे कुपोषित बच्चों के पूरे परिवार का ब्यौरा भी अपने पास उपलब्ध रखेंगे। देखेंगे कि कुपोषण की ये बीमारी सिर्फ संबंधित छात्र में ही है या फिर उसके परिवार में भी पहले से कोई कुपोषित रह चुका है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है। जब बच्चों के पोषण और उन्हें कुपोषण से दूर करने के लिए पीएम पोषण योजना के तहत भागलपुर समेत पूरे प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में स्वस्थ मध्याह्न भोजन खिलाया जा रहा है। जब बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिदिन अलग अलग मेनू भी तय किया गया है। इसके अनुसार ही उन्हें मध्याह्न भोजन दिया जाना है। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों को शैक्षणिक गुणवत्ता तय करने के साथ साथ उनके चौमुखी विकास के लिए शिक्षकों की भूमिका विभाग ने तय कर दी है। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देश भर में शोहरत बटोरने वाले प्रशांत किशोर का चुनाव प्रबंधन जनसुराज की पहली चुनावी परीक्षा में फेल हो गया है। जी हां, प्रशांत किशोर ने भोजपुर की तरारी विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय सेना के रिटायर उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह को जनसुराज पार्टी का कैंडिडेट बनाया था। जहां एसके सिंह बिहार के वोटर ही नहीं है, इसलिए बिहार में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जनसुराज पार्टी ने सोमवार को कहा कि वह तरारी में उम्मीदवार बदलेगी। पार्टी ने बताया है कि प्रशांत किशोर मंगलवार को आरा में नए कैंडिडेट
के नाम का ऐलान करेंगे। प्रशांत किशोर हर सभा में कहते आ रहे हैं कि आप सही कैंडिडेट दीजिए और उसे चुनाव लड़ाने और फिर जिताने की चिंता उन पर छोड़ दीजिए। भोजपुर के करथ गांव के रहने वाले एसके सिंह का नाम वहां की वोटर लिस्ट में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सिंह दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और फिर वहीं की मतदाता सूची में ही उनका नाम दर्ज है। यह चुनाव नियमों के मुताबिक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का उस राज्य का मतदाता होना अनिवार्य है। एसके सिंह को कैंडिडेट बनाकर भी नहीं लड़ा पाना प्रशांत किशोर और फिर उनकी पार्टी के चुनाव प्रबंधन पर बड़ा सवाल बन पाया है। एसके सिंह तरारी में प्रचार करने उतर भी चुके थे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर ने बिना बैकग्राउंड चेक कराए एसके सिंह को कैंडिडेट बनाने की घोषणा कर दी। प्रशांत किशोर और उनकी नई नवेली जनसुराज पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ सीट के लिए उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया था। 4 सीट के कैंडिडेट सिलेक्शन में ही पार्टी की व्यवस्था की पोल खुल गई है, जिसकी वजह से उसे पुराने नाम वापस लेकर के अब नया नाम सामने रखना होगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि नवंबर के उपचुनाव में सेटल करेंगे और 2025 में मुकम्मल करेंगे। दोस्तों, बिहार की समृद्ध लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व अब अमेरिका की धरती पर भी दिखाई देगा। जब मधुबनी की बेटी सुचिता झा पहली बार अमेरिका में इस पर्व का आयोजन करेंगी। यह सुचिता पिछले 20 सालों से अमेरिका में अपने पति और परिवार के साथ रह रही है। इस बार छठ पर्व को विधि पूर्वक मनाने का निश्चय किया है। इसके लिए वे विशेष रूप से बिहार के हाजीपुर पहुंची है और फिर यहाँ 4 दिवसीय छठ पर्व का प्रशिक्षण लिया है। यह सुचिता झा अपने पति अजय झा, कुमार झा और फिर बेटी वंचिता झा के साथ हाजीपुर के कुतुबपुर स्थित अपने मित्र अवधेश सिंह के घर पहुंची, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अब ये अमेरिका में जाकर के छठ पूजा करेंगे। दोस्तों, बिहार में जल्द ही विशेष शिक्षकों की बहाली होगी। जी हाँ, बिहार में अब युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब बिहार के अंदर जल्द ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इन पदों का रोस्टर जिलों के विभाग को प्राप्त हो चुका है। अब सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी अधियाचना भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से ये बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के पास पहुंचेगा। इसके बाद बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी करके योग्य उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त कर पाएंगे। यह दरअसल राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। बीपीएससी के माध्यम से ही इन शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये सभी शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। इनमें प्राथमिक विद्यालयों में 5534 और मध्य विद्यालयों में 1745 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी। इस पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थी ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान पूर्णिया सदर से विधायक विजय खेमका और बनमखी से कृष्ण कुमार ऋषि ने जय श्री राम का नारा लगाए और सीधे तौर पर कह दिया है कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, या उन्हें सिर्फ गिरिराज सिंह का समर्थन चाहिए। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। गिरिराज सिंह ने खुद कहा है कि ये उनका निजी कार्यक्रम है, लेकिन गिरिराज सिंह के इस दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी की पूरी पूर्णिया इकाई एकजुट हो गई। जब दोनों विधायक और बीजेपी जिला अध्यक्ष शुरू से अंत तक गिरिराज सिंह के साथ रहे। पूर्णिया सदर विधानसभा बीजेपी का घर है। जब 2000 से बीजेपी ने यहाँ अपनी सीट बरकरार रखी है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विजय खेमका ने कांग्रेस प्रत्याशी इंदु सिन्हा को 32,154 वोटों के अंतर से हराया था। पूर्णिया सदर में हिंदू मुस्लिम आधार पर वोटिंग होती है। यहाँ लोगों को उम्मीदवार से कोई भी मतलब नहीं है। पूर्णिया सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,29,903 है, जिनमें 35% मुस्लिम और 65% हिंदू मतदाता है। दोस्तों, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर वेतन घोटाले का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने हल्फनामे में अपना वेतन 11,812 रुपये 50 पैसे क्यों बताया, जबकि विधायकों और फिर एमएलसी का मूल्य वेतन 40,000 रुपए से अधिक है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने हल्फनामे में 5 साल में 89,75,360 रुपए की आय दिखाई है, जबकि उन्होंने 3 करोड़ रुपए का लोन लिया है। आय 89 लाख थी और लोन 3 करोड़ लिया गया। नीरज कुमार ने कहा कि जब आय 11,812 रुपये महीना है तो फिर चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन पर केक काटा जाएगा। नीरज कुमार ने कहा है कि विधायक बनने से पहले और फिर उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आय में 8 गुना अंतर कैसे आया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने गलत जानकारी क्यों दी है। आप 11,812 रुपये महीने में कैसे गुजारा करते हैं, आप विदेश कैसे जाते हैं, उनके गणित के सामने चक्रवाती का गणित भी फेल हो जाएगा। तेजस्वी यादव के अलावा बिहार में कोई भी इतनी कम रकम नहीं लेगा। नीरज कुमार पहले भी आरजेडी पर कई खुलासे कर चुके हैं और फिर इससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। जब लालू
और फिर राबड़ी राज को लेकर के वे कई बार सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में अब जेडीयू ने एक और नया खुलासा कर दिया है। देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी की ओर से इस नए खुलासे पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। दोस्तों, बिहार में 5 दिनों के अंदर अपराध की 2 ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। यह सवाल ट्रेन के अंदर सुरक्षा को लेकर है। दरअसल एक के बाद एक करके 2 घटनाएं सामने आई है जिसमें बेखौफ होकर के बदमाश ट्रेन के अंदर घुसे। ये बदमाश हथियार से लैस थे और इन्होंने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से लूटपाट शुरू कर दी। लूट का विरोध करने पर यात्रियों को गोली मारने से भी नहीं हिचके। पहले सहरसा मानसी रेलखंड पर और फिर अब दानापुर रेल मंडल के सदी सोपुर स्टेशन के पास ये घटना हुई है। बिहार में ट्रेन के अंदर लूटपाट की घटना लगातार सामने आ रही है। शनिवार की रात दानापुर रेल मंडल के सदी सोपुर स्टेशन के पास अपराधियों का तांडव मचा है। यहां पर लूटपाट की गई है। दोस्तों, जब चुनाव होते हैं तो फिर नेताओं को कार्यकर्ताओं की याद आती है। चुनावी सभा में कार्यकर्ताओं से भीड़ जुटाने की उम्मीद की जाती है। चुनाव प्रचार से लेकर के पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कराने का जिम्मा कार्यकर्ताओं का ही होता है। लेकिन जब बारी टिकट बांटने की आती है तब सिर्फ परिवार याद आता है। जहाँ 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बड़े नेता के परिवार हैं। जब पहले इंडिया ब्लॉक की बात करें तो रामगढ़ से आरजेडी उम्मीदवार अजित सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। साथ ही यहाँ के पूर्व विधायक और बक्सर से सांसद चुने गए सुधाकर सिंह के भाई हैं। इसके अलावा बेलागंज सीट जो कि सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, यहाँ उनके बेटे विश्वनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि सीट न सिर्फ पब्लिक बल्कि परिवार के खाते में रखने की कोशिश की है। हालांकि आरजेडी के नेता इसे परिवारवाद मानने से इनकार कर रहे हैं। अब बात एनडीए की कर लेते हैं तो परिवारवाद पर हमला करने वाली बीजेपी भी इससे नहीं बच सकी है। तरारी सीट से बीजेपी ने विशाल प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है जो कि पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। वहीं पर इमामगंज सीट से दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की उम्मीदवार हैं जो कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू है और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी भी है। एनडीए नेता परिवारवाद के मुद्दे पर ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आरजेडी पर निशाना साध करके पल्ला झाड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के हिस्से कोई भी सीट नहीं आई है और फिर पार्टी के नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सवाल यह है कि क्या परिवारवाद का मुद्दा सिर्फ दूसरे दलों को कटघरे में खड़ा करने का जरिया मात्र है? साफ है कि पार्टियां खुद को अलग दिखाने का दावा भले ही कर ले, जब भी मौका आता है तो फिर नेता झंडा ढोने वाले कार्यकर्ताओं की जगह परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने में जुट जाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग पदों पर भर्ती होने के लिए विज्ञापन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं और आप इन सभी पदों पर भर्ती होने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकर के खुशी होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग पदों पर 45,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल जल्द ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC की तरफ से 45,000 से अधिक पदों पर स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी 2024 के लिए ऑफलाइन नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जिसकी औपचारिक घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समारोह के दौरान कर दी है, जिसमें नर्स, OT सहायक, GNM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ANM लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, दंत चिकित्सक सहित विभिन्न स्तरीय पद इत्यादि शामिल है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इन सभी पदों को भरने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि बिहार में रहने वाले अधिक से अधिक पढ़े लिखे नौजवान और फिर बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त हो सके। दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव की रणभेदी बच चुकी है। सभी गठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने चुनाव के दौरान मैदान में ताल ठोक दिया है। इस बीच कैमूर की रामगढ़ सीट पर चुनाव और भी ज्यादा हॉट हो गया है क्योंकि प्रशांत किशोर को इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है। जी हां, गर्म सियासी माहौल के बीच प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बड़ा चैलेंज दे दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को रामगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। ये भी दावा किया गया है कि राजद के उम्मीदवार और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह चौथे स्थान पर रहेंगे। कैमूर में प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है जब प्रशांत किशोर ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में रामगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर वे रामगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो प्रशांत किशोर खुद उनके सामने रामगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार उपचुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे अजित कुमार सिंह जो आरजेडी के रामगढ़ से उम्मीदवार है उनका जीतना तो बहुत दूर की बात, उन्हें इस चुनाव में दूसरे स्थान भी हासिल नहीं होगा। रामगढ़ जहां से जगदानंद सिंह का परिवार ही आरजेडी से चुनाव लड़ता रहा है, उसी रामगढ़ से इस बार आरजेडी के नेता तीसरे या फिर चौथे स्थान पर रहेंगे। यह कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार रामगढ़ की जनता को तय करना है कि नेता का बेटा राजा बनेगा या फिर रामगढ़ का गरीब का बेटा राजा बनेगा।
दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुद के इस्तीफे से खाली इमामगंज विधानसभा सीट से अपनी बहू और मंत्री बेटे संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी को टिकट देने के फैसले का न सिर्फ बचाव किया है, बल्कि इसके लिए उन पर परिवारवाद का आरोप लगाने वालों को विकृत मानसिकता का बताया है। उन्होंने संतोष सुमन की शादी दीपा मांझी से कराने का राज भी खोला है और बहू को समाज में अलग जगाने वाली बताया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एनडीए का हिस्सा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 सीटों के उपचुनाव में इमामगंज सीट मिली है। जब गया से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मांझी ने ये सीट छोड़ दी थी। मांझी अब अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं और फिर उनके बेटे और दीपा के पति संतोष सुमन दल के अध्यक्ष हैं। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बहू दीपा मांझी की बाइक पर बैठे एक पुरानी फोटो शेयर करके लिखा कि उनके बिहार का मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा मांझी जिला पार्षद बन चुकी थी। दीपा मांझी उनके बेटे संतोष सुमन के विधान पार्षद और मंत्री बनने से पहले राजनीति में सक्रिय है। जब उन्होंने कहा है कि दीपा को सिर्फ जीतन राम मांझी की बहू बता करके उन पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि दीपा से मैंने संतोष सुमन की शादी इसलिए कराई कि वे हमारे समाज की पहली लड़की रही जो तमाम सामाजिक ताना बाना के इतर हमारे गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रही थी। जब मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी और संतोष सुमन एमएलसी बनने या फिर मंत्री बनने से पहले से दीपा पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय थी। दोस्तों, बिहार में इन दिनों मौसम के मिजाज भी बदलने लगा। जब ठंड की दस्तक के साथ ही अब लोगों के दिन की शुरुआत हल्की ठंड और कुहासे से हो रही है। जब दिन में बढ़िया धूप भी निकल रही है, लेकिन मौसम में आई नरमी ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। जी हाँ, नतीजतन सुबह और शाम ठंड की आहत महसूस हो रही है। जब रविवार की सुबह बिहार के कई ग्रामीण और फिर शहरी क्षेत्रों में कुहासा देखा गया है। जब बिहार से मानसून की विदाई के बाद से ही मौसम बदल चुका है। जब बिहार में ठंड ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ राज्य के यानी कि बिहार के लोगों को उमस भरी गर्मी और फिर चिलचिलाती धूप से पूरी तरीके से निजात मिल चुकी है। जब मौसम विभाग के अनुसार बिहार का मौसम 25 अक्टूबर से बदलेगा और 25-26 अक्टूबर को कई जिलों में बारिश हो सकती है। पटना, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, सुपौल, खगड़िया, सहरसा, किशनगंज, मधेपुरा और पूर्णिया में बारिश की संभावना है। हालांकि भारत मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 दिनों तक मौसम में बड़े परिवर्तन से इनकार कर दिया है। वहीं पर क्लाइमेट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते दीपावली से पहले ठंड की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, सारण में जहरीली शराब कांड के बाद जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष ने लापरवाही पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की है। कार में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी के निर्देश पर मशरक और फिर जनता बाजार थानाध्यक्ष समेत 5 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एसपी ने बताया है कि किस तरह से थानाध्यक्षों ने शराब माफिया पर कार्रवाई करने में लापरवाही बरती है। इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दूं कि छपरा में जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि यूपी के देवरिया से स्पिरिट मंगा करके शराब बनाई जाती थी। इसका मुख्य सरगना मंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पिरिट सप्लायर महेश गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। मशरक थाना क्षेत्र का सरगना मंटू सिंह जनता बाजार क्षेत्र के दीपक चौधरी के स्पिरिट खरीदता था और फिर शराब बना करके छोटे छोटे पाउच बना करके वेंडरों को सप्लाई करता था। पुलिस अब शराब माफियाओं के नेटवर्क को खंगालने में लगी हुई है। दोस्तों, 28 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। झारखंड विधानसभा चुनाव और फिर बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के यह अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में उपचुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव, राजनीतिक हालात और फिर सरकार की कामकाज की समीक्षा होगी। आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने देश को 2 राज्य महाराष्ट्र और फिर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। साथ ही बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया था। जहां देश भर के 13 राज्यों की कुल 48 सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसमें बिहार की 4 सीटें भी शामिल है। जहां लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई तरारी, रामगिर, बेलागंज और इमामगंज सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। दोस्तों, बिहार समेत आसपास के इलाकों में प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी दीपावली में कुछ दिन बाकी है, फिर भी पटना समेत कई शहरों का हवा सांस लेने से भी दुभर हो गया है। जी, सांस लेने के लिए हवा सही नहीं है। आमतौर पर दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ता था, लेकिन इस बार दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर खराब होता जा रहा है। पटना में कई जगहों का AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत और फिर आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे में आने वाले समय में लोगों को काफी परेशानियां हो सकती
सकती है। आपको बता दूं कि बिहार में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक दर से बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से यहाँ की हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। वहीं पर गंगा नदी जो कि बिहार की जीवन रेखा है वह भी प्रदूषण से अछूता नहीं है। जो औद्योगिक शहर कचरे के कारण गंगा का जलस्तर प्रदूषित होता जा रहा है, जो जल जीवों और फिर मनुष्यों के लिए खतरनाक है। आपको बता दो कि दीपावली से पहले पटना के कई इलाकों में AQI चिंता का विषय बन गया है। पटना का AQI 236, हाजीपुर में 249 और कटिहार में 228 दर्ज किया गया है। वहीं पर बिहार शरीफ में 158, बक्सर में 141, बेगूसराय 218, गया 143, हाजीपुर 249, मुजफ्फरपुर 127, मुंगेर 225 AQI दर्ज किया गया है। जबकि कई शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी है, जिसमें मोतिहारी 63, पूर्णिया 60, सासाराम 57, सिवान 138, सहरसा 116 AQI दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किशनगंज पहुंचे। किशनगंज में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत हमारे बाप का है। सीमांचल में पूजा विसर्जन के लिए रूट डिसाइड करना पड़ता है तो भाईचारा कहां से है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। जी हाँ, किशनगंज में ये बातें कही है। आपको बता दूं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किशनगंज पहुंचे हैं, जहां पर वो इस यात्रा के तहत कई कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर गिरिराज सिंह किशनगंज रड़िया के बॉर्डर चरघड़िया में कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए। जहां पर गिरिराज सिंह किशनगंज पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और बीजेपी नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात किए। इसके बाद वे किशनगंज पहुंचते ही बहादुरगंज में नगर पंचायत अंतर्गत स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने जनता से संवाद भी किया, जहां भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जम करके स्वागत किया गया। यह शिव मंदिर में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उनका भोजन कार्यक्रम बहादुरगंज के अंतर्गत भाजपा के वरिष्ठ नेता वरुण सिंह के आवास पर हुआ, जिसके बाद मंत्री गिरिराज सिंह बहादुरगंज से रवाना हुए और किशनगंज के अतिथि गृह में विश्राम भी किया। इसके बाद मंगलवार सुबह किशनगंज नगर अंतर्गत स्थित गौशाला शिव मंदिर में भजन कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे नगर में भ्रमण करेंगे, जहां उनकी यात्रा के तहत सर्वप्रथम नगर के धर्मगंज मोहल्ला होते हुए धर्मगंज चौक, कैलटेक्स चौक, धर्मशाला रोड, चांदनी चौक, नेमचंद्र रोड, गांधी चौक, डे मार्केट होते हुए रूई धायसा मैदान में समाप्त होगी। जिसके बाद नगर में उनका एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे वे संबोधित करेंगे। वहीं पर बहादुरगंज में उन्होंने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि मैं इस यात्रा के तहत हिंदुओं को संगठित करने आया हूं। मैं हिंदू भाइयों को बोलने आया हूं कि बटोगे तो कटोगे, या किसी से भी नहीं डरना है, न ही डराना है। अगर बांग्लादेश के विभाजन के वक्त अगर टोटल पॉपुलेशन का बंटवारा हो चुका होता तो फिर आज बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं आते। और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि भारत हमारे बाप का है, प्रभु श्री राम का है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के द्वारा सीमांचल में माहौल बिगाड़ने के आरोप पर उन्होंने कहा कि माहौल बना हुआ कहाँ है, मैं आ रहा हूँ, लब जिहाद हो ही रहा है, थूक जिहाद हो ही रहा है। यहाँ पूजा के लिए, विसर्जन के लिए रूट डिसाइड किया जाता है तो फिर भाईचारा कहाँ है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। दोस्तों, इन दिनों किशनगंज में चोरों का आतंक मचा हुआ है। जी हाँ, किशनगंज के अलग अलग इलाकों से रोज चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। कल भी एक चोरी की घटना किशनगंज के कोचाधमन थाना क्षेत्र के टिटिया चौक से सामने आया है, जहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर एक किराना स्टोर से कैश और लाखों सामान चुरा लिए और साथ ही साथ कई बोरी सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता दूं कि ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है और CCTV में कैद होने के बाद चोर की पहचान करने के बाद चोर को पकड़ लिया गया और पकड़ करके जम करके धुनाई कर दी गई। हम आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। तो खबर के बारे में बात किया जाए तो मामला किशनगंज जिला के कोचाधमन थाना क्षेत्र के टिटिया का है। यह टिटिया चौक का है, जहां पर एक किराने दुकान में एक चोर रात में ढावा बोला और चोरी की घटना को अंजाम दिया। जब पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है और ये अब CCTV वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर चोर नौमान किराना स्टोर से कैश और लाखों का सामान चोरी करके फरार हो गए थे और साथ ही साथ धान के खेत में भी 8 बोरी सामान छिपा करके रखा था, जिसके बाद लोगों द्वारा नजर पड़ने पर इसको बरामद कर लिया गया है। जी हाँ, CCTV में घटना कैद होने के बाद चोर की पहचान की गई। उसके बाद चोर को दिन में पकड़ करके स्थानीय लोगों द्वारा जम करके धुनाई कर दी। जी हाँ, आपको बता दूं कि मामला किशनगंज के कोचाधमन के टिटिया का है। आए दिन इस तरीके का मामला सामने आते रहता है। जहाँ आपको बता दो कि कुछ दिन पहले ही किशनगंज के लोहागड़ा, रहमानगंज, पोवा खाली, शीतल नगर में इस तरह की घटना सामने आई है। जहाँ आपको बता दें कि जब से ये NH 327E बना है तब से चोरी की घटना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ ये NH 327E बनने से चोरों की मौज आ गई है। जहाँ NH 327E से सटे दुकानों में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और चोर बड़े ही आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दे करके फरार हो जा रहे हैं।
हालांकि कहते हैं ना कि बुराई का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। अगर आप बुराई करते हैं तो एक न दिन जरूर आप पकड़े जाएंगे, और आज ये पकड़ा गया है। इस चोर को ग्रामीणों द्वारा पकड़ करके जम करके धुनाई कर दी। अब चोर अपनी जान की रहम की भीख मांग रहे हैं। ये अपडेट बस यहाँ तक, ये खबर बस यहाँ तक। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस का प्रचार करना चाहते हैं केडीवी लाइव के माध्यम से तो कर सकते हैं। आप लाखों लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए और अपने बिजनेस का प्रचार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।